हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, आपके साथ में अनामिका जय मिश्रा। आप देख रहे हैं प्राइम टाइम डिबेट। एक तरफ कोरोना की मार, दूसरी तरफ महंगाई का प्रहार। हम ये बात इसलिए कह रहे हैं क्योंकि लोग अभी कोरोना के दिए जख्मों से खुद को संभाल भी नहीं पाए हैं कि अब महंगाई उनके सामने मुंह बाकर खड़ी हो गई। यानी महंगाई ऐसी डायन हो गई है जो हर दिन आम लोगों को डंक मार रही है। महंगाई का हाल ठीक वैसे ही हो गया है जैसे शरीर में फैलने वाला जहर, जो नियंत्रित होने की जगह अनियंत्रित होता जा रहा है। पेश है रिपोर्ट। कभी महंगाई कम करने के दावे होते थे, लेकिन आज महंगाई खुद ही उस दावे की हवा निकाल रही है। खाने पीने की चीजों में आग लगी है। रसोई गैस से सरसों के तेल तक कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं। पेट्रोल डीजल की बात मत पूछिए। ऐसा लगता है कि पेट्रोल डीजल की कीमतों में आग लग गई है, जो हर दिन जंगल की आग की तरफ फैल रही है। देश के कई शहरों में 1 लीटर पेट्रोल का दाम 100 रुपए पार कर चुका है। ऐसे में डीजल भी कई शहरों में 90 से 95 रुपए प्रति लीटर बिक रहा है। बुधवार को जारी की गई कीमतों के मुताबिक पेट्रोल पर 29 पैसे प्रति लीटर और डीजल पर 17 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई है। देश के 4 महानगरों में तेल की कीमतों पर नजर डालें तो दिल्ली में पेट्रोल प्रति लीटर 96 रुपए 66 पैसे और डीजल 87 रुपए 41 पैसे। मुंबई में पेट्रोल की कीमत 102 रुपए 85 पैसे और डीजल 94 रुपए 84 पैसे प्रति लीटर पहुंच चुकी है। साथ ही कोलकाता में पेट्रोल 96 रुपए 98 पैसे और डीजल 90 रुपए 25 पैसे प्रति लीटर। उधर चेन्नई में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 97 रुपए 91 पैसे और डीजल की कीमत 92 रुपए 4 पैसे प्रति लीटर है। वहीं पड़ोसी देशों के मुकाबले भारत में पेट्रोल की कीमत लगभग दोगुनी है। अगर भारतीय मुद्रा में देखें तो पाकिस्तान में प्रति लीटर पेट्रोल 51 रुपए है, जबकि श्रीलंका में 68 रुपए, भूटान में 68 रुपए, नेपाल में 78 रुपए, बांग्लादेश में 76 रुपए और म्यांमार में 1 लीटर पेट्रोल के लिए लोगों को सिर्फ 51 रुपए ही चुकाने पड़ते हैं। देश विदेश का हाल तो आपने देख लिया, अब जरा आपको प्रदेश का हाल भी दिखाते हैं और पेट्रोल की कीमतों में इजाफा पर जनता की राय भी सुनाते हैं। बात है, आम जनता के पॉकेट से पैसा निकाला जा रहा है और कोई रास्ता इनके पास बचा नहीं है। कमाई के सारे साधन इन्होंने कम, लोगों को बहुत मार पड़ रही है। काम धंधे नहीं है, काम धंधे बंद हो गए हैं। लोअर क्लास के जो लोग हैं उनको बहुत परेशानियां हो रही हैं। तो कहीं ना कहीं सरकार को डिबेट देना चाहिए। डिबेट क्या देना चाहिए? सरकार को रास्ते ढूंढने चाहिए, नौकरियां कैसे पैदा करें। देखिए, सरकार जो जनमानस को मारने की तैयारी में है। पहले हम 100 रुपए का तेल में गांव के 10 चक्कर मारे गए थे, आजकल 2 चक्कर लग गए हैं। तेल लगातार बढ़ोतरी करने लग रहे हैं। ये सरासर लोगों की जो टैक्स है उसका मिसयूज किया जा रहा है और जो किसान वर्ग है और जो कोई भी वर्ग है, इसे हर वर्ग परेशान है। बहुत ज्यादा महंगाई कर दी सरकार ने। वहीं फरीदाबाद में लगातार पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा से यहां के लोगों में गुस्से का माहौल है। हालत यह है कि यहां भी पेट्रोल की कीमत करीब 95 रुपए तक पहुंच चुकी है। देश में लगातार पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी हो रही है। लोगों को काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। फरीदाबाद की बात करें तो फरीदाबाद में 94 रुपए 80 पैसे पेट्रोल की कीमत है, जो कि आज तय की गई है। वहीं 88 रुपए प्लस कहीं ना कहीं डीजल के दाम है। लोग, मैं आपको दिखाना चाहूंगा, काफी ज्यादा परेशान है। इस वक्त हम पेट्रोल पंप पर मौजूद है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर लगातार महंगाई चरम सीमा पर है। खाद्य सामग्री की बात करें, पेट्रोल डीजल की बात करें या फिर अलग अलग सामानों की बात करें, जिस तरीके से देश में महंगाई लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है, लोगों में काफी ज्यादा रोष नजर आ रहा है। लोग साफ तौर पर मोदी सरकार पर तमाम आरोप लगा रहे हैं। सरकार से यही अपील कर रहे हैं कि जल्द से जल्द इस महंगाई को सरकार कंट्रोल करे। मैं आपको बता दूं कि पेट्रोल डीजल की लगातार जो कीमतें हैं वो बढ़ती हुई नजर आ रही है, जिसको लेकर लोगों में काफी ज्यादा नाराजगी देखने को मिल रही है। फरीदाबाद से राजा पटेल, हरियाणा न्यूज।
तो आइए महंगाई बढ़ने के पीछे खेल क्या है ये समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले पैनल से मिलवाते हैं। बेहद शानदार पैनल है हमारे साथ। बीजेपी प्रवक्ता हैं प्रोफेसर वीरेंद्र सिंह चौहान। चौहान साहब, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर। खालिद चाहलका है हमारे साथ, प्रवक्ता कांग्रेस। चाहलका साहब, बहुत स्वागत है आपका भी। मैं स्वागत करती हूँ सतीश नंबरदार आपका, प्रदेश प्रभारी हैं भारतीय किसान यूनियन के। हमारे साथ अर्थशास्त्री हैं आकाश जिंदल। जिंदल साहब, आपका भी बहुत स्वागत है। एक एक करके आएंगे। धन्यवाद। मेरा वॉल्यूम बहुत लो है, प्लीज। आई एम नॉट गेटिंग एंकर्स वॉइस, सो प्लीज इंक्रीज द। बिल्कुल श्योर सर, आपके लिए हम आवाज बढ़ाते ताकि आप स्टूडियो को सुन सके। मैं हालांकि आप ही से शुरुआत करना चाह रही थी। इस बढ़ती महंगाई का तोड़ क्या है सर? आकाश जी। बढ़ती महंगाई का तोड़ सीधा है, वी नीड टू रिड्यूस टैक्सेस। सबसे पहले आते हैं पेट्रोल और डीजल पे। पेट्रोल और डीजल ठीक है, ग्लोबल मार्केट में ब्रेंट क्रूड जो हम हिंदुस्तान में इस्तेमाल करते हैं $74 पर बैरल है, बढ़ रहा है। बट मेन यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूट है सेंट्रल गवर्नमेंट जो हाई सेंट्रल एक्साइज चार्ज करती है और स्टेट वो बहुत ज्यादा वैट चार्ज करती है। तो द फॉर्मूला इज वेरी सिंपल। वी कांट डू एनीथिंग एज फार एज इंटरनेशनल मार्केट्स आर कंसर्न, बट द सेंट्रल गवर्नमेंट डेफिनेटली कैन रिड्यूस सेंट्रल एक्साइज एंड द स्टेट कैन रिड्यूस स्टेट वैट। तो टैक्सेस कम करने चाहिए। पेट्रोल डीजल, अब डीजल 4-5 दिन पहले श्रीगंगानगर में 100 रुपए टच कर गया था। पेट्रोल मुंबई में 103 रुपए के आसपास पहुंचा हुआ है, कुछ ही थोड़ा सा नीचे रह गया उससे। पेट्रोल डीजल से क्या होता है, सारी लाइफ कॉस्ट भी हो जाती है। आज इन्फ्लेशन का डेटा देखिए, WPI इन्फ्लेशन 12.94%, CPI इन्फ्लेशन 6.3%, मच बियॉन्ड द RBI कंफर्ट लेवल, और वो भी उस वक्त में जब लोगों के पास जॉब्स नहीं है, अनएम्प्लॉयमेंट हाई है। GDP ग्रोथ हमारी माइनस में रही है। 31 मार्च का डेटा है -7.3%। हालात क्या है, आमदनी 98, खर्चा रुपया से भी ज्यादा हो गया। आई थिंक इट्स वेरी पर्टिनेंट कि हम रिलीफ दें। मानता हूं जो इनकम रिड्यूस हुई है उसके पीछे कारण है पेंडेमिक, उसके लिए हम सेंट्रल गवर्नमेंट को ब्लेम नहीं कर सकते। अनएम्प्लॉयमेंट के पीछे कारण है पेंडेमिक। बट आज की तारीख में गवर्नमेंट, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, और मैं पूरी पॉलिटिकल क्लास से अपील करना चाहूंगा। सेंटर में बीजेपी है, स्टेट्स में बीजेपी भी है, कांग्रेस भी है, सब तरह की पार्टी, अलग अलग पार्टी, रीजनल पार्टीज भी है। ओवरऑल वी नीड टू रिड्यूस टैक्सेस। दूसरा आ जाता है जो बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक, खाने पीने का तेल जो है, खाने का तेल। आज देखिए उसके क्या दाम पहुंचे हुए हैं। अब हर व्यक्ति, चाहे मेरे गरीब भाई बहन हो, सब्जी तो हर एक ने खानी है, दाल हर एक ने खानी है। अब खाने के तेल में क्या है, 60% ऑफ दैट हैज टू बी इम्पोर्टेड। तो वहां पे भी सेंट्रल गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है, एक तो इम्पोर्ट ड्यूटी रिड्यूस कीजिए, दूसरा उसमें जो हमारे गरीब भाई बहन है उनके लिए आप सब्सिडी रखिए। अगर इन दो चीजों के ऊपर सरकार टैक्स कम कर देती है तो आम आदमी की जिंदगी में जो महंगाई बहुत तकलीफ दे रही है वो कम हो जाएगी। दूसरा जो सरकारें लॉजिक दे रही है उसका भी मैं रिस्पेक्ट करता हूं कि आज कोरोना के टाइम सरकारों का खर्चा बढ़ा हुआ, मानता हूं। पेंडेमिक को फाइट करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का बहुत एक्सपेंडिचर हुआ है, वैक्सीनेशन हो और चीजें हो, बट वो खर्चा पूरा करने के कई तरीके, 3 तरीके मैंने तमाम फेमस नेशनल चैनल्स में जो है सरकारों को सजेस्ट किए, खासकर सेंट्रल गवर्नमेंट को। पहले तो इस समय बोरिंग बढ़ाई जाए, NRI से मसाला बॉन्ड के थ्रू पैसा रेज किया जा सकता है। ठीक है। दूसरा, इसके अलावा जो गवर्नमेंट अपना एक्सपेंडिचर कम करे। तीसरा, डिसइन्वेस्टमेंट बढ़ाए। देखिए, आम आदमी को टैक्स करना ये चीज का उपाय नहीं है। हो सकता है हमारे बीजेपी के कई मित्र इस चीज को एडवोकेट करें। देखिए जी, सरकारों को तो अब पैसा चाहिए, कहां से आएगा, टैक्स से आएगा। एडवोकेट कर रहे हैं या क्या जवाब दे रहे हैं, पहले जवाब ले लेते हैं प्रोफेसर साहब। सर, इससे पहले कि आप जवाब देना शुरू करें, आई मस्ट से आपका फ्रेम बहुत शानदार लग रहा है सर। ये पीछे जो रोशनी आ रही है बहुत कमाल की है। जी शुक्रिया सर, जवाब दें। देखिए, मुझे सिर्फ इसमें इतना कहना है कि अगर आज हमारा साधारण हाउस होल्ड, माने मेरी पत्नी, आपके घर में आप, आपके माताश्री, वो ये महसूस कर रहे हैं कि हमारा बजट गड़बड़ा गया है, हमारा हाथ कहीं तंगी महसूस कर रहा है, तो ठीक उसी तरह जैसे घर का एक्सपेंडिचर बढ़ गया है और हम तंगी महसूस कर रहे हैं, तो आप सरकार को और देश को और पूरी अर्थव्यवस्था को भी एक घर, एक इकाई माने और
अभी हमारे जो दूसरे पैनलिस्ट मित्र कह रहे थे, मैं कुछ शब्द उनके, कुछ वाक्य उनके उधार लेना चाहूंगा कि जैसे घरों के खर्चे बढ़े हैं, और आपने एक शब्द बोला था कि आमदनी 98 खर्चा रुपया, लगभग उसी तरह जैसे घर चलता है देश भी वैसे ही चलता है। कोविड काल में पिछला जो एक अंतराल हमने, आपने, पूरी मानवता ने कोविड का झेला है, उसमें सरकार का रेवेन्यू के जो सोर्सेज हैं, सरकार के आमदनी के जो स्रोत हैं, उन पर भी अंकुश लगा है। मान लीजिए उद्योग लंबे समय तक बंद रहेगा तो सरकार की आमदनी घटेगी। मान लीजिए लेन देन किसी भी प्रकार का, मान लीजिए जमीनों की खरीद फरोख्त बंद हो जाएगी, लॉकडाउन रहा लंबे समय तक, दफ्तर नहीं चल रहे हैं, सब माने इकोनॉमी अपने आप में लॉकडाउन के दौरान और अनलॉक होने के बावजूद, और ये जो दूसरे फेज की हमने कोरोना वायरस की परिस्थिति झेली, इसमें इकोनॉमिक एक्टिविटीज इन जनरल वो स्लो डाउन हुई, उसके कारण उसकी मार दो तरफा पड़ी। निश्चित रूप से जो लोग कमा रहे थे उनका किसी का रोजगार चला गया होगा। आऊंगी सर, आऊंगी, 2 मेहमान और सुन लेंगे। सरकार के भी संसाधन तो स्क्वीज हुए हैं, घटे हैं, जबकि सरकार के खर्चे बढ़े हैं। एक छोटा सा आंकड़ा, हमको हर नागरिक को निःशुल्क कोविड का टीकाकरण उपलब्ध कराना है, तो उसके लिए 33,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाने हैं 1 वर्ष के दौरान, ठीक है, कम से कम। तो अगर 33,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाने, ये कोई पूर्वानुमान नहीं था, इसका कोई इंतजाम करके रखा हुआ हो, कई साल पहले से खजाने में इस नाम से पैसे रखे हों, ऐसा तो नहीं था, अचानक एक स्थिति पैदा हुई। अब ये ऐसा खर्चा था जो अनपेक्षित आ गया, संकट आया, लॉकडाउन आया, 80 करोड़ नागरिकों को अन्न, महीनों तक अनाज दोगुना करके और बिना एक पैसा लिए देने की व्यवस्था की। लाखों करोड़ रुपए का गरीब कल्याण का पैकेज अगर सरकार ने दिया तो उसके लिए कोई नोट छापने की मशीन से काम नहीं चलता, वो रेवेन्यू आता है, सरकार को राजस्व जो मिलता है उसी में से वो खर्च करना होता है। तो कुल मिलाकर आज जो हम थोड़ा बहुत तनाव महसूस कर रहे हैं, कहीं थोड़ा होगा कहीं ज्यादा होगा, उसमें उसके लिए ये थोड़ा वाली जगह है कम है सर, ज्यादा वाली बड़ी जिम्मेदार है। ठीक है, खालिद चाहल का कुछ कहना चाह रहे, खालिद जी। मैं अभी प्रोफेसर साहब को भी सुन रहा था, और इससे पहले हमने अनामिका जी, धर्मेंद्र प्रधान जी को भी इस देश ने सुना, और एक भाजपा के नेता थे उनको भी देश ने सुना, जिन्होंने ये कहा कि अगर महंगाई है तो आप खाना मत खाइए, और तेल महंगा है तो तेल मत भरवाइए। ये भाजपा के नेता के शब्द हैं। जो एक मिनट तथ्यों से बात हो रही। प्रोफेसर साहब आपने बड़ा लंबा अपनी बात रखी, आपके बीच में कोई नहीं बोला। आप मुझे सुन लीजिए, इसमें एक भी झूठ हो, तथ्यों के आधार पर आपसे बात कर रहा हूं, एक भी इधर से उधर से बात नहीं करेंगे। जो सरकार इस देश के अंदर बहुत बड़े बड़े नारों को देकर आई, जिनका एक महंगाई को भी रिलेटेड एक नारा था, जो कहते थे कि बहुत हुई महंगाई की मार, उस देश की स्थिति क्या हुई है कि जो एक मिडिल क्लास फैमिली है उनको आप छोड़िए, जो संघर्ष कर ले, लेकिन जो गरीब व्यक्ति है इस देश का, जिसको आटा दाल चावल चाहिए, उसकी जिंदगी बहुत मुश्किल हो गई है। और दालों के रेट 30% तक बढ़ जाते हैं, आटे के रेट 20% तक बढ़ जाते हैं। और एक मिनट सुन लीजिए, चावल के रेट 20% तक बढ़ जाते हैं। ये सारी चीजें इस देश के अंदर होती है, और भाजपा इस देश का महंगाई बहुत बड़ा मुद्दा है। गरीब व्यक्ति के लिए महंगाई ही मतलब उसके लिए 2 जून की रोटी बहुत बड़ी बात है। भाजपा ने 2 जून की रोटी को ही विकास मान लिया है। अभी प्रधान जी कह रहे थे कि बहुत सारे खर्चे बढ़ गए। प्रधान जी आप मुझे ये बता दीजिए, खर्चे तो बढ़ गए, क्या कोरोना से एक भारत देश अकेला ऐसा है जो कोरोना से जूझा है, जो कोरोना भारत में ही रहा, जिसके नाम से आप पूरे देश को डराते हैं? देखिए, जिसके नाम से भाजपा पूरे देश को डराती है, पाकिस्तान। पाकिस्तान में रेट क्या है पेट्रोल डीजल के, उसको समझ लीजिए। हमारा मुकाबला था कांग्रेस शासन में अमेरिका और चीन से, और हमको लाके खड़ा कहां कर दिया? जो हमारे चंदे पर जो देश चलता था, जो चलना चाहिए था, हमारा मुकाबला किससे करा दिया? भाजपा ने, पाकिस्तान से। हमको उसी के नाम से आप डराते हैं, लेकिन स्थिति पैदा क्यों हुई? भाजपा इस बारे में विचार कभी नहीं करना चाहिए। 1 मिनट प्रोफेसर, अब यही तो अजीब चीज है ना, आप बीच में बोलते हैं, आप बोलेंगे तो मैं भी आपके बीच में बोलूंगा और आपको बोलने नहीं दूंगा। अगर आप देश
आप सुनिए तो सही, आप सुनिए तो सही, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा, नहीं, एक सेकंड, ऐसा नहीं चलेगा। एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड। आप उनके सुर में मिलाते उन्हीं से तुलना करना चाहते हैं। चलिए ठीक है, खालिद जी बात अब पूरी रुक जाइए, अब रुक जाइए। आपको अधिकार है डायरेक्टली आप मुझे पाकिस्तानी कह दीजिए, आप मेरी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं, यहाँ पाकिस्तान की बात नहीं हो रही है, प्लीज। उन्होंने कहा कि उनके सुर में सुर मिलाते हैं, उन्होंने कहा बात महंगाई का हो रही है, ये हिंदुस्तानियों को जो महंगाई की समस्या आ रही है, हाँ, आप उस ये पर बात करें। ये क्या है, हाँ। जब इस देश में जब इस देश के अंदर मेन मुद्दों की बात होगी, महंगाई पर आ जाए। हाँ मैं वही कहना चाह रहा हूँ, जब इस देश के अंदर मेन मुद्दों की बात होगी तो हमारे भाजपा के लोग और सरकार क्या करेगी, हमको ऐसे मुद्दों में उलझाएगी, संप्रदाय के में उलझाएगी। अब मुझे एक बात बता दीजिए, आपने कहा भाजपा के प्रवक्ता ने कहा कि हमने कितने करोड़ों रुपए एक्स्ट्रा हमारे ऊपर खर्चा बढ़ गया, लेकिन आप मुझे एक जवाब आप दे दीजिए कि जो इस देश में आपने अपने मित्रों को लोन दिया और उस लोन को बट्टे खाते में डाला, उसका रिकॉर्ड आप देख लीजिए। 17-18 में आप 1.44 लाख करोड़, एक मिनट आ रही हूँ सर, आप 2017-18 में 1.44 लाख करोड़ रुपए बट्टे खाते में लगा देते हैं, 18-19 में 2.54 लाख करोड़ रुपया बट्टे खाते में लगा देते हैं, 19-20 में 1.45 लाख रुपया बट्टे खाते में लगा देते हैं, और 20-21 में आप 1.53 लाख करोड़ रुपए बट्टे खाते में लगा देते हैं इस देश का। ये कहां से आया? ये पैसा किसका था? ये पैसा किसका था जो आपने उद्योग पति मित्रों को पैसा? आपकी बात का जवाब ले लेती हूँ, फिर मैं सतीश जी के पास से होते हुए आती हूँ। आकाश जी एक सेकंड जवाब ले ले। प्रोफेसर साहब जवाब खालिद चलकर। देखिए, खालिद भाई को पाकिस्तानी कहलवाने में रुचि होगी, शायद इसीलिए उन्होंने ये बात कही कि मुझे पाकिस्तानी मैंने कहा ना, आप महंगाई का जवाब दीजिए, आप मुझे जो आप मुझसे कहना चाहें, जो मुझसे कहना चाहें कह दीजिए, मुझे झूठ है, आप मुझसे जो कहना चाहें कह सकते हैं। दो और पैनलिस्ट हैं, उनके पास भी जाना है, प्लीज सुन लो। हाँ बताइए। मैंने बिल्कुल आपको पाकिस्तानी नहीं कहा, मेरी कोई रुचि नहीं है। नहीं, आपने सुर नहीं कहा कि आप उनके सुर में सुर मिलाते हैं, ये आपके शब्द थे। ठीक नहीं है, ये तरीका ठीक नहीं। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि आपने कहा कि गरीब को परेशानी में डाल दिया इस सरकार ने। साहब, संकट आया, अनपेक्षित संकट आया, ऐसा संकट आया जिसकी दुनिया में किसी को कल्पना नहीं थी। संकट पूरी दुनिया में था, पूरी दुनिया टेक ओवर कर चुकी है, पूरी दुनिया रास्ते पे आ चुकी है। अपनी अच्छी व्यवस्था और अच्छे मैनेजमेंट के आधार पर पूरी दुनिया रास्ते पर है। हमारे पड़ोसी मुल्क से लेकर इस देश के विकसित मुल्क सभी रास्ते पर हैं, और सब अपने मैनेजमेंट के आधार पर, सभी के आधार पर देश। ऐसे नहीं होगा, ऐसे काम नहीं चलेगा। प्लीज एक एक करके बोलिए। आपने सवाल पूछा, उन्होंने सुना, मैंने उनको बोलने नहीं दिया, आप जवाब लीजिए। चौहान जी, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि अभूतपूर्व अनपेक्षित संकट आया, और उस संकट को आने के बाद स्वाभाविक रूप से गरीब आदमी उसके निशाने पर आया सबसे ज्यादा। तो सबसे ज्यादा सरकार ने गरीब आदमी की ही चिंता की। 80 करोड़ हिंदुस्तानियों को अगर दोगुना राशन और बिना कोई एक पैसे लिए दिया गया, तो ये गरीब की चिंता की है। हमने गरीब की परेशानी को कम करने के प्रभावी कोई इनकार नहीं कर रहा चौहान जी, लेकिन ये नाकाफी है। लोग अभी भी परेशान हैं, लोग अभी भी परेशान है। सतीश जी, एक विषय, एक बिंदु जो तेल का, ठीक है बोलिए, जहां पे शुरू हुए थे उस पर मैं केवल इतना कहूंगा कि हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता और भी कुछ विरोधी ये कह सकते हैं कि साहब तेल के दाम इतने बढ़ा दिए, तो उस पर मेरा सरल सा एक्सप्लेनेशन ये है कि अगर तेल पर लगने वाले टैक्स से आमदनी होती है, तो वो यानी बचत होती है कोई सरकारी खजाने को, तो वो वापस आम नागरिक को अनाज के रूप में, दवाई के रूप में, बेहतर सड़क के रूप में, बेहतर बिजली के रूप में हम पहुंचा रहे हैं। अगला एक बात जो कांग्रेस के मित्र कहते हैं कि इन्होंने तो अन्याय कर दिया, बड़ी अन्याय सरकार है। भाई साहब, हम अन्यायी हैं, आप कहते हैं तो मान लेते हैं एक पल के लिए, लेकिन कांग्रेस के प्रवक्ता इस डिबेट में ये बता के जाएं कि कांग्रेस की राज्य सरकारों ने अपने अपने राज्य में पेट्रोल डीजल पर लगने वाला वैट घटा दिया क्या? वो तो उनके सतीश जी नहीं, सतीश जी काफी देर से बैठे हुए, आधे घंटे की डिबेट होगी। सतीश जी, सबसे पहले तो प्रोफेसर साहब, आप एक बात बताइए, वो 20 लाख करोड़ रुपया कहाँ है
जो आप लोगों को बरगलाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री ने 20 लाख करोड़ का पैकेज दिया था, आपने पूरा रिजर्व बैंक खाली कर दिया, आपने पूरे का पूरा ट्रांसपोर्ट सिस्टम को खा लिया। और प्रोफेसर साहब बीच में नहीं बोलेंगे, आपको बोलने नहीं दूंगा मैं आपको बोलने नहीं दूंगा। आप बोल रहे थे महंगाई पे आ जाइए सर, महंगाई पे आ जाइए सतीश जी, महंगाई है और क्या है जो सतीश जी महंगाई पर और जो किसान का डीएपी बढ़ाया और सब कुछ आज देश बिकने का कारोबार का खड़ा है। आज किस तरह एक उद्योगपति की सरकार बन के रहेगी ये पूरी की पूरी? आप बोलने वाले क्या और किसी को बोलना नहीं आता? नहीं, और किसी को बोलना नहीं आता। आप अपना स्टेटमेंट देंगे और आप झूठ के परिंदे में सरकार बना के लोगों को आत्महत्या करने में मजबूर करने का काम कर रहे हैं। ऐसी सरकारें होती हैं जो आज पूरी की पूरी उद्योगपति की सरकार। आकाश जी सर प्लीज, चौहान जी कुल मिलाकर ये कह रहे हैं सतीश उद्योगपतियों के सवाल आकाश जी को सुन लीजिए। आकाश जिंदल नहीं, सतीश नंबरदार कह रहे थे, आप दे दीजिएगा जवाब। आकाश जिंदल जी को भी सुन लीजिए। आकाश जी मुझे बोलने का मौका दीजिए। बोलिए, सब शांत है, बोलिए। देखिए प्रोफेसर साहब को मैं ये बताना चाहता हूँ, आई हैव वेरी हाई रिस्पेक्ट फॉर प्राइम मिनिस्टर मोदी एंड बीजेपी। और आज की तारीख में बीजेपी ने जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने पेंडेमिक को फाइट करने के लिए बहुत अच्छा काम किया है। बिल्कुल मानता हूँ, गरीबों के लिए अनाज देना और साथ ही साथ वैक्सीनेशन का अरेंजमेंट करना कोई छोटा काम नहीं था। हम सरकार के साथ है। आई हैव रिस्पेक्ट फॉर प्राइम मिनिस्टर मोदी। यहाँ मेरा कॉन्ट्रडिक्शन इनकी पार्टी से इतना है कि उसके लिए आम आदमी को टैक्स ना किया जाए। अब इनका एक जो लॉजिक था कि उसके लिए फंड कहां से आएंगे, मैं 3 तरीके इनको सजेस्ट करता हूं जो मैंने तमाम नेशनल चैनल पर सजेस्ट किए हैं। पहला, आप बोरिंग्स बढ़ाइए, डोमेस्टिक बोरिंग और ग्लोबल बोरिंग। एनआरआई मसाला बॉन्ड्स लाइए जिसके थ्रू आप पैसा रेज कर सकते हैं। हमारे एनआरआई बहुत अच्छी पोजीशन में बैठे हुए हैं। दूसरा, आप गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कम कीजिए। तीसरा, डिसइन्वेस्टमेंट कीजिए, डिसइन्वेस्टमेंट के थ्रू पैसा आएगा। कहना मैं ये चाहता हूं कि आज की तारीख में जो सेंट्रल गवर्नमेंट एलोकेशन कर रही है वैक्सीनेशन पे बिल्कुल सही है। हमारे गरीब भाई बहनों को अनाज दे रहे हैं, हम आपके साथ हैं, लेकिन उसके लिए आम आदमी को टैक्स ना कीजिए, बिकॉज आज वो उस पोजीशन में नहीं है। आज अनएम्प्लॉयमेंट, और इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई दोष नहीं है। अनएम्प्लॉयमेंट अगर हाई है तो पेंडेमिक की वजह से, जीडीपी ग्रोथ अगर -7.3% गई है तो वो पेंडेमिक की वजह से है। तो अब पेंडेमिक की वजह से जब आम आदमी के फाइनेंशियल हिट हैं, कंट्री के भी हिट हैं, तो ऐसे में हम एक वेलफेयर गवर्नमेंट है, किसको प्रेफरेंस देंगे? आम आदमी की बैलेंस शीट को या सरकार की बैलेंस शीट को? ऐसे में बड़ा सवाल किसको प्रेफरेंस देंगे, आम आदमी की बैलेंस शीट को या सरकार की बैलेंस शीट को? प्रोफेसर साहब देखिए, दोनों के बीच में संतुलन बनाकर चलना पड़ेगा। मैं आपके सतीश जी प्लीज रुक जाइए। सतीश जी जवाब सुन लीजिए। हाँ जी सर। देखिए, एक तरफा नहीं हुआ जा सकता और हमारे जो पैनलिस्ट मित्र हैं वो इस बात को मानेंगे कि एक बैलेंस हमको स्ट्राइक करना पड़ेगा। और डेफिनेटली उस बैलेंस में जो साधारण नागरिक है, जो सामान्य जन है देश का, उसकी तरफ सुई को थोड़ा सा झुकाना ही पड़ेगा। ये सरकार क्योंकि कल्याणकारी सरकार है, वो वेलफेयर स्टेट है। पूरा हरियाणा देख रहा है आज बीजेपी का कोई नेता हरियाणा के किसी गांव में घुस नहीं सकता आपकी कारस्तानियों की वजह से। दूसरे मित्र इनको अवसर दे दीजिएगा। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, अभी 2-3 सुझाव व्यवहारिक आपने दिए हैं कि साहब डिसइन्वेस्टमेंट करिए, आम आदमी को टैक्स मत करिए। जैसे ही हम डिसइन्वेस्टमेंट की तरफ एक कदम बढ़ाते हैं, ये अज्ञानी लोग जिनको अर्थव्यवस्था का काखा नहीं पता, वो सतीश नंबरदार प्लीज मुद्दे पर बात कीजिए। एक सेकंड सुनने देश बेचना कहते हैं, और ये वो लोग हैं जो अतीत में इस इन्वेस्टमेंट को देश बेचना नहीं कहते। अपनी शब्दावली ठीक कर लीजिए, अपनी समझ को थोड़ा सा विकसित कर लीजिए। जैसे बोरिंग बढ़ाते हैं साहब, प्लीज नंबरदार जी अपनी बारी में बोलिए। नहीं सतीश जी मैं ये बिल्कुल अलाउ नहीं करूंगी इस पैनल में। अगर मैं यहाँ पर इस डिबेट को संचालित कर रही हूँ, मैं बिल्कुल अलाउ नहीं करूंगी कोई किसी के बीच में बोले। एक आधा लाइन का काउंटर अलग बात है, इस तरह से नहीं काम चलेगा। एक बहुत ही छोटे से ब्रेक पर जा रही हूँ, खालिद चालका में देख रही हूँ, आपको बोलना है, मैं लौट रही हूँ छोटे से ब्रेक के बाद खालिद चालका के साथ।
सवाल का जवाब तलाश रहे थे कि आखिर इस लगातार बढ़ती महंगाई के पीछे क्या है खेल, कब तक निकलता रहेगा जनता का तेल। लोग बेहाल हैं, सवालों का कहीं जवाब नहीं मिल रहा है। कोई तो एक स्पष्ट जवाब इस डिबेट के आखिर तक हमें चाहिए, जिससे पता चल सके कि आने वाले निकट समय में हम इससे निजात पा सकेंगे कि नहीं पा सकेंगे। क्योंकि सवाल केवल तेल की कीमतों के बढ़ने का नहीं है, तेल की कीमतें बढ़ने से ट्रांसपोर्टेशन महंगा हो गया है और दूसरी और चीजें जो ट्रांसपोर्टेशन पर डिपेंड है वो भी महंगी, यानी चौतरफा मार है। चौहान जी, इसका जवाब मैं लेने के लिए आपके पास आऊंगी। जरा खालिद चाल का जो कहना चाहते हैं सुन लेते हैं। खालिद जी। हमारे भाजपा के प्रवक्ता प्रोफेसर साहब अभी कह रहे थे, 2-3 बात उन्होंने कही, मैं पहले उनकी बातों का जवाब देना चाहूंगा। सबसे पहले उन्होंने कहा संकट के बारे में मैं पहले भी बताया कि संकट इस पूरे दुनिया में भारत से पहले और देशों में भी आया था। कोरोना सबसे पहले भारत में नहीं दूसरे देशों में था, लेकिन वहां के बेहतर मैनेजमेंट की वजह से वो लोग अपने कोरोना पे भी काबू पा गए और देश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर उन्होंने रख लिया। तो ये सीधा सीधा हमारे देश की सरकार का फेलियर है। दूसरा उन्होंने कहा कि गरीबों को हम राशन देते हैं। ये जो राशन का जो क्या बोलते हैं इसको, राशन का जो तुनतुना है ना, इसको बजाने के लिए मुझे एक बात बताइए, आप 5 किलो राशन का इतना प्रचार करते हैं, उसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी राष्ट्र का संबोधन देते हैं, लेकिन जो पिछले 4 साल में 15-20 लाख करोड़ रुपए अपने मित्रों का माफ हुआ, उसके बारे में देश को प्रधानमंत्री जी कुछ नहीं कहते हैं। फिर उन्होंने कहा कि तेल पे टैक्स लगाया, इसलिए चीजें इस तरह से गड़बड़ा रही हैं। क्या देश में सड़कें तब नहीं बनती थी जब इसका पेट्रोल और डीजल पे जो टैक्स था भारत में वो 3 से 4 रुपए था? क्या इस देश में विकास और गरीबों को अन्न तब नहीं मिलता था जब 4 रुपए था? एक साइड 4 रुपए के टैक्स में आप सारी देश चल रहा है, अच्छा चल रहा है, और एक तरफ आप 32 से 34 रुपए लगाकर आप कहते हैं कोरोना की परेशानी है। ये सारी चीजें जब सरकार ने अपना प्रचार शुरू किया तो उनके सहयोगी हैं, संत हैं, महात्मा हैं, बाबा रामदेव। खाली जी एक सेकंड आप पूछिए, आपका फर्ज है, हक बनता है पूछना। हम लोग भी सवाल पूछ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि केवल कांग्रेस पूछ रही है, आम जनता भी पूछ रही है। हमने कई रिपोर्ट दिखाई कि भैया ये महंगाई कब तक रहेगी। चौहान जी उसका जवाब देंगे, लेकिन जो चौहान जी अभी तक कहते आए हैं या बीजेपी के तमाम दूसरे नेता ये कहते आए हैं अभी तक कि कोरोना की वजह से जरूर हमें आर्थिक परेशानी हुई है, पूरे देश को हुई है, लोगों के साथ साथ सरकार को हुई है। क्या कांग्रेस सिरे से इस बात को झुठला रही है कि आप कोरोना का गाना मत गाइए? क्या कांग्रेस सच में नहीं समझ रही कि कोरोना की वजह से ही यह आर्थिक तंगी जो है वो और ज्यादा मजबूत होकर परेशान कर रही है? हाँ, ये समझना है इस देश के मीडिया को और भाजपा को। हाँ, क्या मैंने पहले भी कहा, मैं फिर से रिपीट करता हूं, क्या हमारे पड़ोसी मुल्कों में, देश के दूसरे देशों में अब नहीं था क्या? नहीं, क्या उनके मुकाबले समाधान इनको देना है, बिल्कुल इनको समाधान इनके मुकाबले में वो हमसे सस्ता पेट्रोल क्यों बेचते हैं? हाँ, वो हमसे सस्ता डीजल क्यों बेचते हैं? वो हमसे सस्ता राशन गरीबों को क्यों उपलब्ध कराते हैं? हाँ, क्या वो बीमारी नहीं थी? सरकार का मैनेजमेंट फेल था, महामारी थी, इसमें कोई शंका नहीं है, और महामारी थी नहीं, आज भी है, महामारी आज भी है, लेकिन सरकार आज भी उसके लिए चिंतित नहीं है। स्थिति नहीं संभाल पा रहे क्या आप लोग? सरकार उसके गंभीर नहीं है उसके लिए। सर एक सेकंड, स्थिति नहीं संभाल पा रहे क्या आप लोग चौहान जी, और कितना वक्त लगेगा? देखिए, जहां तक स्थिति को संभालने का सवाल है, भारत में कोविड के संकट के प्रबंधन को कमोबेश दुनिया की बड़ी बड़ी अथॉरिटीज ने, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस ने और एक्सपर्ट्स ने सराहा है। कांग्रेस के मुख्यालय और 10 जनपद ने नहीं सराहा। इसका अर्थ यह है कि हम अच्छा काम कर रहे हैं, हम बेहतर काम कर रहे हैं, क्योंकि अगर ये सराहना करने लगेंगे तो सब जानते हैं कि इनकी राजनीतिक दुकान बंद हो जाएगी। एक बार सुन लीजिए, आप उत्तर सुन लीजिए, आप इतनी देर से बोल रहे थे, इतनी देर से आप सवाल कर रहे थे। गंगा के किनारे पर हजारों लाशें पड़ी हुई हैं और उनको अंतिम संस्कार तक लोग नहीं कर पा रहे। ये आपका प्रबंधन था, ये आपका प्रबंधन है कि जहां 130 करोड़ लोगों की आबादी है और आप वैक्सीन बुक करते हैं उससे आधे भी कम की, ये आपका प्रबंधन है। जहां हर गरीब आदमी को चूल्हा चलाने के लिए आज कुछ ना कुछ चाहिए, और उसकी जेब से आप हरियाणा में उसकी जेब से आप 400 रुपए का तेल निकाल के 250 रुपए डाल देते हैं। सवाल पहुंच गया। जवाब सर, एक भी सवाल ऐसा नहीं था जो लोग नहीं पूछ रहे हैं, पब्लिक भी पूछ रही है। हाँ, ये जनता के सवाल है। ठीक है। हाँ, बोलने दीजिए, प्लीज बोलने दीजिए। एक ही बात को दोहराने से उस बात का वजन नहीं बढ़ता, और थोड़ा सा समझ वमझ पे जोर डालना पड़ेगा। इनके केंद्रीय और झूठ को बार-बार झूठ आप जोर से बोलेंगे, सरकार झूठ को लगातार लंबा समय दिया आपको मैंने, नहीं प्लीज बार-बार जोर
जोर दे के बोलेगी तो सरकार सर टीवी स्क्रीन के उस पार जो लोग सुनना चाह रहे हैं कि आखिर समाधान क्या है, वो समाधान तो लेने दीजिए चौहान जी से। समाधान पूछ लीजिए चौहान जी। अच्छा चौहान जी, प्रबंधन बेहतर लेकिन रिजल्ट बेहतर नहीं दिख रहा। कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व से लेकर और उनके प्रवक्ता खालिद मियां तक सबके सब लोगों का जो व्यवहार है वो प्योरली पॉलिटिकल है। जाने दीजिए सर, उससे आम पब्लिक को कोई फर्क नहीं पड़ता सर। सवाल तो आम पब्लिक को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो ये पूछ रही है कि महंगाई कंट्रोल कब होगी। उत्तर देने का मेरा अधिकार है कि बिल्कुल बोलिए सर, बोलिए। हाँ, तो मुझे कहने दीजिए। बोलिए। संकट के समय युद्ध जैसी स्थिति जब हो, ये महामारी किसी युद्ध से कम नहीं। ठीक है। हाँ। संकट के समय हर बात पर कोरी राजनीति करना एक सामाजिक अपराध है, एक पाप है, मैं ये मानता हूँ। तो अजीब अजीब से सवाल उठाए हैं कांग्रेस के प्रवक्ता ने। ये कह रहे हैं कि क्या महामारी केवल हिंदुस्तान में थी, दुनिया के दूसरे देशों में नहीं थी? क्यों आपको नहीं पता क्या कि सारी दुनिया प्रभावित है? अगर महामारी से प्रभावित है तो महंगाई से भी सारी दुनिया प्रभावित है। और महंगाई में केवल तेल के दाम नहीं आते, बाकी चीजों के दाम भी आते हैं। अगर आप खाद्य पदार्थों के दामों की तुलना दुनिया के दूसरे देशों में भी करेंगे तो आप पाएंगे कि संकट के इस दौर में सबके यहाँ अभी क्या समाधान है? एक मिनट, कुछ चीजें बड़ी साफ करनी जरूरी है। बार ठीक है, लीजिए वक्त लीजिए। पाकिस्तान के साथ आप तेल के मामले में कंपेयर कर रहे हैं तो आप आंख पर, आधी आंख पर या 3/4 आंख पर पट्टी बांधकर पाकिस्तान को देख रहे हैं। पाकिस्तान की अन्यथा अर्थव्यवस्था किस हाल में है, कैसे वहां के प्रधानमंत्री सारी दुनिया में कटोरा लिए घूम रहे हैं, गिड़गिड़ाने के लिए मजबूर हैं, इस बात को क्यों नहीं समझ रहे हैं आप? दूसरा, पाकिस्तान कि जब आप बारंबार तारीफ करते हैं संकट के समय में, तो मुझे महाभारत का वो यही तो बचा है आपके पास। वापस महंगाई पर आ जाइए, मुझे लग रहा है पाकिस्तान ज्यादा हो रहा है। ये देखिए ना, पाकिस्तान से कुछ लेना देना नहीं है अभी। मैं महंगाई पर आ रहा हूँ। हाँ, आ जाइए सर प्लीज। हाँ, पाकिस्तान से जब आप कंपेयर करते हैं तो मुझे यूं लगने लगता है जैसे महाभारत में जो कर्ण के सारथी थे शल्य, वे कर्ण के रथ पर बैठकर शत्रु की तारीफ करते थे। ठीक उस भूमिका में मैं खुर्शीद भाई को आज पा रहा हूं। आप एक मरे हुए निष्प्राण शत्रु का एक उदाहरण पकड़ के कि वो हमसे थोड़ा तेल सस्ता बेच रहा है। हमारा मुकाबला अमेरिका और चीन से था। आपने हमको कहाँ लाके खड़ा कर दिया, मैं आपको बता रहा हूँ। सुनो शल्य आपने हमको कहाँ लाके खड़ा कर दिया, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ। आप हमारा किससे मुकाबला करवा रहे हैं, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि 2014 में मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। ठीक है, मैं इनकी बारी में बोला नहीं, बहुत गलत टिप्पणी करेंगे, गलत चीजों में बात अपनी बारी में प्लीज जवाब देना पड़ेगा। प्लीज अपनी बारी में। चौहान जी जल्दी खत्म कीजिए। हाँ, दूसरी बात, देश सब जानते हैं संकट के इस दौर में कंपैरेटिवली दुनिया के अनेक देशों की तुलना में हमने बेहतर प्रबंधन किया है। देश के किसान के, गरीब किसान के खाते में हमने हजारों करोड़ रुपए साधारण से साधारण किसान और सभी किसानों के, यूं कहना चाहिए, सब किसानों के खाते में पैसे भेजे, निःशुल्क राशन दिया। रोजगार क्षेत्र में इन्वेस्टमेंट करने के लिए भी धन चाहिए। अगर आपको रोजगार भी बढ़ाना है तो अर्नब जी जिंदल साहब इस बात से सहमत होंगे कि अगर रोजगार भी बढ़ाया जाना है तो उस क्षेत्र में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। इन्वेस्ट करना है तो धन चाहिए, धन है तो वो कहीं ना कहीं कुछ कर लगेंगे। मैं आपको बीच में रोक रही हूँ। आकाश जी का आपने नाम लिया, आकाश जी का एक उनकी अपील थी, एक रिक्वेस्ट थी आकाश जी की आपसे कि आप जो चीजें कर रहे हैं वो बेहतर है, सराहनीय है, लेकिन आम लोगों से आप टैक्स मत लीजिए उसके लिए। मैंने एक बात कही उस पर, आम लोगों से कर नहीं लेंगे तो कहीं से तो लेना पड़ेगा, ये आकाश जी भी सहमत हैं। मैं ये कह रहा हूं कि उन्होंने 2 रास्ते सुझाए। उन्होंने कहा कि डिसइन्वेस्टमेंट कीजिए। सरकार डिसइन्वेस्टमेंट पहले भी कर रही थी, इस दौर में थोड़ा सा बढ़ाने की कोशिश की, तो आपके चैनल पर भी पैनल पर बैठकर ऐसा कहने वाले लोग आ गए कि देश बेच रहे हैं, जबकि डिस इन्वेस्टमेंट को देश बेचना नहीं कहते। ठीक है आकाश जी, हमने कहा कि ये तो नरेंद्र मोदी जी ने कहा था, आकाश क्या था, ये किसने बोला था उस समय? आ रही सर, आ रही
आ रही हूँ सर। प्रोफेसर साहब उस समय किसने बोला था? आकाश जी, चिल्ला क्या भारत में एक मंचों से सेकंड, क्या कह रहे थे? एक सर पॉइंट टू पॉइंट क्लियर हो जाए सर। आखिर में हमें बस यही जानना है कि महंगाई कब खत्म हो गया। आकाश जी। सबसे पहले तो मेरे एक मित्र पाकिस्तान की इकोनॉमी के साथ मेरा कंपैरिजन कर रहे थे। मैं अपने मित्र को हाथ जोड़ के बता दूं, कृपया ये गलती ना करें। उनकी इकोनॉमी का किसी भी पैरामीटर पे हमारे साथ कोई कंपैरिजन नहीं है। बिल्कुल। 2 दिन मैं बोलता रहूंगा तब भी आप लिखते जाएंगे, तो प्लीज हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूं, उनके साथ हमारा कंपैरिजन किसी पैरामीटर पे आज ग्लोबली है ही नहीं है, तो प्लीज उस चीज को निकाल दें। दूसरी बात बीजेपी के मित्र को एक बात कहना चाहता हूं। इन्होंने कहा देश में प्रेशर है, मानता, लेकिन आज की तारीख में बाकी कंट्रीज ने, चाहे यूएस हो, यूरोपियन कंट्रीज, उन्होंने स्टिमुलस पैकेज दिए हैं। तो आज की तारीख में बाकी कंट्रीज ने स्टिमुलस पैकेज दिए हैं, हम भी यहाँ पे एक स्टिमुलस पैकेज की उम्मीद कर रहे थे। तो ऐसे में मेरा क्वेश्चन सिर्फ ये है, विद हाई रिस्पेक्ट टू द गवर्नमेंट, वेरी हाई रिस्पेक्ट टू आवर प्राइम मिनिस्टर, ही इज अ वेरी गुड प्राइम मिनिस्टर, हमारे यहाँ स्टिमुलस पैकेज आना चाहिए था। आपने कहा इंडस्ट्री को पैसा चाहिए, बिल्कुल हम आपके साथ है। इंडस्ट्री को ग्रोथ के लिए इन्वेस्टमेंट चाहिए, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी के लिए पैसा चाहिए, तो उसके लिए ग्लोबल मनी को लाया जाता। आज आपकी सरकार की वजह से हमारी बहुत अच्छी ग्लोबल इमेज है, उसको इनकैश करके ग्लोबल मनी को क्यों नहीं लाया जा रहा? जब यूटिलाइज दैट ग्लोबल बोरोइंग, एनआरआई बॉन्ड, मसाला बॉन्ड, उसको क्यों नहीं यूज किया जा रहा? थोड़ी अपनी क्रिएटिविटी, इनोवेशन यूज कीजिए। उसके अलावा गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को रिड्यूस कीजिए। अगर डेफिसिट बढ़ता है, बढ़ने दीजिए। देखिए अब ये अनयूजुअल टाइम है, अनयूजुअल टाइम में अनयूजुअल डिसीजन लेने पड़ते हैं। घर में बीमारी होती है तो कई बार घर का पुराना पैसा खर्च करना पड़ता है। तो मैं इकोनॉमिस्ट होकर आपको कहता हूँ, अगर डेफिसिट बढ़ता है, बढ़ने दीजिए। इनके सुझावों को चौहान जी आप किस तरह से ले रहे हैं, बीजेपी किस तरह से ले रही है, जानने के लिए मैं आ रही हूँ। जरा सतीश जी के भी सवाल ले लीजिए। सतीश जी, सबसे पहले तो जो ये चौहान साहब बोल रहे हैं, हक भाई इकोनॉमिक कोरोना की वजह से खराब हुई है। इकोनॉमिक तो 2016 की जो इन्होंने नोटबंदी करी, जीएसटी लगाई, नोटबंदी करी, उसी दिन से इकोनॉमिक हमारी बैठनी शुरू हो गई थी और लोगों की नौकरी छूटनी शुरू हो गई थी। प्राइवेट सेक्टर बिल्कुल बेरोजगारी की स्थिति में आ गए थे। माननीय प्रधानमंत्री किस तरह 2 करोड़ हर साल रोजगार देने की बात आई थी। आज चौहान साहब बोल तो रहे हैं हर सांसद ने एक गांव गोद लिया था, आज तक वे किसी गांव सांसद के गोद से उतरे या वहीं पर सो रहे हैं। आपने किस तरह देश में आपातकाल जैसी स्थिति पैदा कर दी। मेरे भाई पिछली सरकार को आपने डीएपी पर किस तरह का खेल खेला गया। भाकियों के प्रदेश प्रभारी हैं आप, बतौर किसान महंगाई की किस तरह से झेल रहे हैं, कहाँ किन मोर्चों पर परेशानी आ रही है वो बताएं। आज भी हमारा खटखट टोल प्लाजा पे इस सरकार की बेदखली से एक किसान ने आत्महत्या करी। आज एक किसान और शहीद हुआ, 500 किसान शहीद हो गए इस सरकार की उससे। ये सरकार ने आज किस तरह किसानों को आज रोड पे बैठाने का काम किया और आज हर प्रदेश में किस तरह आज किसान पेड़ पर लटके हुए मिलते हैं। इस सरकार ने आज तक किसान को सिर्फ बलगराने का काम किया। किस तरह ये माननीय प्रधानमंत्री 2000 का झुंझुना किसान पे पकड़ा के आज मैं इस पर बोलना चाहूंगा 1200 का डीएपी 2400 में करके और 1200 रुपए सीधे अपने जो उद्योगपति साथी थे उनको फायदा पहुंचाने का काम किया। और किस तरह आज पूरे का पूरा किसान समाज रोड पे बैठा हुआ है। चौहान जी जवाब। चौहान जी को सुनते हुए आती हूँ खालिद जी आपके पास। देखिए मैं ये कहता हूं कि हमारे विपक्षियों को हमारी खूब खिंचाई करने का हक है। विपक्ष का काम है वो करें, लेकिन ऐसी मूर्खतापूर्ण अनपढ़तापूर्ण बातें ना करें जिससे उन पर हमें हंसी आए या तल्ख शब्दों का प्रयोग करना पड़े। अरे भाई ये कहां से आपने ज्ञान ले लिया कि 2400 रुपए हमने कर दिया खाद का दाम और 1200 रुपए सब्सिडी दे दी। भाई साहब सुन लीजिए जरा, आप किसान हो के नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन आप किसानों के अच्छे प्रतिनिधि नहीं हो सकते, ये तय मानिए। खाद के दाम अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तय होते हैं। भारत सरकार के पास वो कोई हैंडल नहीं है कि उसको उठा दिया और वो 2400 हो गए और फिर 1200 रुपए सब्सिडी दे दी। एक मिनट खाद के दाम बढ़े,
खाद के बढ़े हुए दामों की आंच किसान तक ना जाए, आधी कीमत 1200 रुपए प्रति यूनिट वो सरकार ने उसका बोझ अपने ऊपर ले लिया। किसानों के कथित प्रतिनिधि धन्यवाद नहीं कर पा रहे हैं और सच्चाई को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। किसानों के कथित प्रतिनिधि को बिल्कुल ये मालूम नहीं है कि किसान कानून जो सरकार ने बनाए हैं वो किसानों के भले के लिए हैं, किसानों के नुकसान के लिए नहीं है। और मैं इनसे एक और पूछना चाहता हूं, चलिए छोड़िए, सरकार ने झुंझुना दिया 2000 रुपए यानी 6000 रुपए हर साल हम किसान सम्मान निधि के नाते हिंदुस्तान के हर किसान के खाते में डालते हैं। मैं इनसे ये कमिटमेंट लेना चाहता हूं और इनसे भी, और वो जो लोग हमें गालियां दे रहे हैं, इस पर सवाल सतीश जी ऐसे नहीं काम चलेगा, रुकिए। हाँ, एक सेकंड। अगर वो खाली झुंझुना है 6000 रुपए प्रति वर्ष, तो क्या इन महाशय ने, ये किसान है तो कोई एक आध खूंट भी होगा इनका, कोई एक आध मरले किल्ले, 10 किल्ले, 20 किल्ले, 50 किल्ले कुछ ना कुछ जमीन होगी, किसान तो तभी कहलाएंगे, तो खाते में पैसे तो इनके भी आएंगे होंगे। तो क्या इन्होंने वो वापस कर दिया झुंझुना? सारे बेनिफिट लेंगे, सब्सिडी का लाभ भी लेंगे, सरकार को गाली देंगे, सस्ती बिजली ले लेंगे लेकिन सरकार को गाली देंगे, किसान सम्मान निधि जेब में डाल लेंगे ये भाई साहब, लेकिन चैनल पे आके सरकार। चलिए आकाश जिंदल की बातों का जवाब दीजिए आप। नहीं चल सकता। चौहान जी, आकाश जिंदल की बातों का जवाब। आकाश जी ने जो सुझाव दिए हैं उनमें व्यवहारिक जो चीजें हैं, मुझे लगता है सरकार का नेतृत्व उन सब चीजों के लिए प्रयासरत कर रहा होगा निश्चित रूप से। मैं इसमें इतना इसलिए कर रहा होगा इसलिए कह रहा हूं कि इकोनॉमिक पॉलिसीज बनाने पर जिस तरह के लोग बैठते हैं, मैं आई एम नॉट पार्ट ऑफ दैट टीम, परंतु वहां पर देश के चुने हुए लोग हैं, उनकी विद्वत्ता भी काम आती है और देश के तमाम एक्सपर्ट्स की से भी सलाह मशविरा होकर के देश की नीतियां बनाई जाती हैं। हर बार नीतियों में जहां कहीं गुंजाइश होती है वहां बदलाव भी होता है आकाश जी। और जो आपने सुझाव रखे हैं वो बिंदु आप कहेंगे, आपने भेजे भी होंगे, आप कुछ लिख करके मुझ तक भी पहुंचाएंगे तो राइट पर्सन राइट प्लेस तक उनको पहुंचाने का मेरा प्रयास रहेगा। लेकिन मैं इसलिए कमिट कुछ नहीं कर सकता हूं, मुझे अपनी हैसियत का एहसास है, क्योंकि मैं न वित्त मंत्री हूं न मैं संसद में बैठता हूं। बतौर स्पोक्सपर्सन प्रोफेसर वीरेंद्र सिंह चौहान जी, आप मुझे ये तो बता सकते हैं सर, हर सकारात्मक बिंदु पर सलाह विपक्ष से लेने के लिए भी तैयार है, लेकिन विपक्ष के नेताओं को अपना गणित ठीक करना पड़ेगा। चौहान जी देखिए, इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता कि ये सरकार हर सकारात्मक पहलू पर काम कर रही है, नहीं इनकार कर रहे हम इससे, लेकिन आम पब्लिक को, जो लोग इस वक्त टीवी स्क्रीन के उस पार बैठे आपको सुन रहे हैं, वो बस इतना जानना चाह रहे हैं कि ये महंगाई कब कम होगी। आपका जो मैनेजमेंट है, सर सुन लीजिए, आपका जो मैनेजमेंट है, सरकार का जो मैनेजमेंट काम कर रहा है, क्या वो आम पब्लिक तक ये मैसेज पहुंचा सकते हैं कि बहुत ज्यादा दिनों तक ये बुरे दिन नहीं झेलने होंगे? महंगाई पर कंट्रोल कब तक और कैसे, क्या पाइपलाइन में काम हो रहे हैं, क्या आप ये बता पाएंगे? मैं सिर्फ इतना कहूंगा, इस बहुत बड़े सवाल के उत्तर में छोटी सी बात कहूंगा। हम एक बड़े संकट से गुजर रहे हैं, हम में आप भी शामिल हैं जो रसोई की गृहिणी है, हम में मेरी माताश्री भी शामिल हैं जो सीधे तौर पर कभी कभी रसोई की सामान के महंगे होने की आंच ताप महसूस करती हैं, हम में ये किसानों के प्रतिनिधि ये भी शामिल हैं। हम सबको संकट के इस दौर में कितना समय लगेगा सर? अपने सर कितना समय? आज देखिए हालात ये हैं, आप ठीक है, आप गरीब लोगों के लिए काम कर रहे हैं, आपने जो चीजें गिनाई उसमें कुछ भी झूठ नहीं था, कुछ गलत नहीं था, वो सरकार काम कर रही है, बेहतर काम कर रही है, सराहनीय है, लेकिन नाकाफी है सर, नाकाफी है सर। कईयों के रोजगार चले गए, सैलरी आधी हो गई, कई लोग घर बैठ गए, पलायन कर गए, खाने के लिए नहीं है, चूल्हा कहाँ से जलाएंगे, कुछ तो बोलिए सर। हर दिन बेहतर करने का प्रयास कर रहे हैं, हर दिन। आकाश जी कुछ कह रहे हैं शायद, आकाश जी जल्दी से, मुझे खाली जी के पास जाना है। आकाश जी, there was a discussion, your party was planning to get petrol and diesel into GST. This was during your last regime. Has anything been done to get petrol and diesel into GST? Has this issue been raised in the GST Council? Because maximum tax in GST is only 28%.
तो दिस इज व्हाट आई वांट टू आस्क यू एज वेल एज आकाश जी, मैं और पैनलिस्ट तो समझ रहे हैं, जरा लोगों के लिए हिंदी में सर। जी हिंदी में क्षमा कीजिए, हिंदी में बोलूंगा, क्षमा कीजिए। ये राहुल गांधी को भी कहते सुना गया, संसद में कई लोगों ने कहा था और वित्त मंत्री महोदया ने ये कहा था कि हम इस पर जीएसटी काउंसिल में विचार करेंगे, लेकिन जैसे ही जीएसटी के दायरे में पेट्रोल डीजल को लाने की बात होती है ना आकाश जी, तुरंत राज्य जिसमें कांग्रेस के राज्य भी हैं वो एकदम दहाड़े मारने लगते हैं, वो कहते हैं मारे जाएंगे। कोई कांग्रेस का राज्य अपने टैक्सेस कम करके दिखाए, क्यों करते? खाली जवाब भर दे। ठीक है सर, 3-4 मिनट बचे हैं, सबके पास जाने दीजिए। हाँ, बड़ा अफसोसजनक है, बड़ा दुखदाई है कि भाजपा के सुर में देश का मीडिया भी आवाज मिला रहा है कि बहुत अच्छा हो रहा है देश के अंदर। पहले मैं आपको 6,000 रुपए का जो स्वांग है उसके बारे में, सुर में कैसे मिलाए 6,000 रुपए का स्वांग है उसका जवाब देना चाहता हूँ। मीडिया में बड़ा जल्दी आप एक सेकंड, एक जो 6,000 रुपए का स्वांग है उसका मैं जवाब देना चाहूंगा। अब एक मिनट, एक सेकंड, 6,000 रुपए का स्वांग जो आप कर रहे हैं उसका जवाब आपको देना चाहूंगा। हमारे देश में 2015-16 के सशक्त अनुसार एक करीब 15 करोड़ किसान है, ठीक है। उसमें से 6 करोड़, ये सरकारी आंकड़ा है, 6 करोड़ किसान ऐसा है जिनको एक फूटी कौड़ी नहीं मिली। दूसरी तरफ आपने क्या किया है, एक छोटे किसान को 6 सालों में आपने क्या दिया है, करीब लगभग 1 हेक्टेयर खेती पर 15 से 20 हजार का आपने खर्चा किसान के ऊपर बढ़ा दिया है। वो आप देखिए कि डीजल के रेट क्या थे उस समय, आज क्या है। दूसरा, आपने इस खेती में इस्तेमाल होने वाली चीजें, चाहे वो ट्रैक्टर है, कीटनाशक है, ये सब चीजों के ऊपर आप 5 से 19% तक का टैक्स लगा देते हैं और करीब 15 से 20 हजार प्रति हेक्टेयर खेती महंगी हो गई है। यानी कि 2 हेक्टेयर के किसान को करीब 30,000 का घाटा आप दे रहे हैं और आप कह रहे हैं हम उसको 2,000 रुपए दे रहे हैं। ये आपका 2,000 रुपए का स्वांग है। दूसरी तरफ आप जो कह रहे हैं आपको 2,000 मिल रहे हैं कि नहीं ये बताइए। एक सुनिए, अगर 2,000 मुझे मिल रहे हैं, 2,000 जिसको मिल रहे हैं उसकी जेब से 30,000 रुपए भी जा रहे हैं। वो आपका जैसे आप कह रहे हैं ना, बात जोड़ूंगा इसमें, खुर्शीद भाई सुन लीजिए, ये बिल्कुल वैसा ही है। उस पार्टी के प्रतिनिधि हैं जैसे बाबा रामदेव जी कहते थे कि आप 30-35 रुपए लीटर पेट्रोल डीजल बेचने वाले को वोट देंगे, 60-70 रुपए लीटर बेचने वाले को वोट देंगे। ये आपका ड्रामा है। अभिनंदन करिए। 2014 में गैस सिलेंडर का दाम था 410 रुपए, जब बाबा रामदेव जी आपके सहयोगी देश दुनिया में शोर मचाते थे। आज गैस का दाम है 819 रुपए। ये आपका दूसरा स्वांग है, गरीब का रसोई का। तेल का दाम, जब आप आज तेल देख रहे हैं जिस रेट में, 2014 में कच्चा तेल $107 प्रति बैरल था, आज तेल का दाम 72 प्रति डॉलर है और रेट में डिफरेंट देखिए कितना है। उस समय 72-56 रुपए लीटर बिकता था और आज बिकता है 95 से 100 रुपए प्रति लीटर। ये आपका सरकार का स्वांग है। एक काम छोड़ते हैं, दूसरे को घुमा के पकड़ लेते हैं। सर मुझे बहुत अच्छा आप काम कर रहे हैं, पूरी दुनिया आपको देख रही है। और ये कटोरे वाली जो बात करते हैं, इस देश को मजबूर और लाचार भाजपा ने किया है पूरी दुनिया के सामने। देश कभी भी कमजोर नहीं था, देश हमेशा से मजबूत था। हम दूसरे लोगों को खड़ा करने में मदद कर सकते थे, लेकिन भाजपा ने देश की स्थिति कटोरे वाली बात है। अभी मैंने पाकिस्तान, उन्होंने कहा ना, उन्होंने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को लेकर कहा था सर वापस आइए प्लीज, इनको पाकिस्तान के साथ प्लीज कहाँ का कटोरा कहाँ लेकर आ रहे हैं सर, के नाम से ड्रा ड्रा के लोगों को, जो हमारे टुकड़ों पे पलने वाला देश है, हमें नहीं चाहिए ऐसा कोई कटोरा। प्लीज क्या हाल कर दिया है। कटोरे से वापस आइए, वापस पहले बात महंगाई की हो रही है। आकाश जी हो गया सर। आकाश जी देखिए, मैं अपने मित्र को ये बता दूं, ये मात्र क्रूड ऑयल के रेट की बात कर रहे हैं, यूएस डॉलर के रेट की बात नहीं कर रहे हैं। मेरे मित्र, आपको पता है ग्लोबल मार्केट में डॉलर में पे करना पड़ता है, तो उस समय डॉलर का रेट क्या था और आज का डॉलर का रेट क्या है वो भी देख लीजिए। मात्र क्रूड ऑयल का रेट मेंशन करके आप पेट्रोल डीजल की सही प्राइस। अब यही अगर हम गिनाते थे तो ये कहते हैं कि सुर में सुर मिला रहे हैं। चौहान जी देखिए, कुल मिलाकर सर मुझे समाप्त करना है प्लीज प्लीज। ग्लोबल मार्केट में डॉलर के रेट में उसकी परचेजिंग होती है, तो प्लीज उस फैक्टर को आप क्यों इग्नोर कर रहे हैं। ठीक है, उन तक मैसेज पहुंच गया सर, लोगों ने सुना आपको। प्रोफेसर साहब
आम पब्लिक बस ये जानना चाह रही है कि और कितना वक्त लगेगा आप लोगों को चीजों को पूरी तरह से दुरुस्त करने में। हमें उंगलियों पे जो आप चीजें गिना रहे हैं सर, वो सबके सामने आप लोग क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, कहाँ कम है, कहाँ ज्यादा है। जो आप लोग कर रहे हैं वो भी काफी है, नाकाफी है, सबको पता है। सभी यहाँ पर जो लोग बैठे हैं, बहुत गणमान्य लोग बैठे हैं इस पैनल में भी, वो गिनाने के अलावा आपके पास क्या जवाब है सर? और कितना वक्त इंतजार करें? हमारे जेब में इतने पैसे नहीं है कि हम ये महंगाई अफोर्ड कर पाए सर। देखिए, देश संकट में, एक महामारी के संकट का सामना कर रहा है, एक युद्ध जैसी स्थिति में है। और जब युद्ध जैसी स्थिति में होते हैं तो जो कष्ट आते हैं वो सबको मिलकर झेलने होते हैं। एक तो ये बात, देश उसी भावना के साथ, मजबूती के साथ अपनी लीडरशिप पर भरोसा रख के, देश की वर्तमान लीडरशिप वो देश के साधारण व्यक्ति से लेकर के और देश के एक एक व्यक्ति की चिंता करने वाली लीडरशिप है। और हम सर कुल मिलाकर बात ये है, देखिए अब एक आम आदमी के तौर पर एक सेकंड प्लीज सर, प्लीज प्लीज प्लीज, मुझे ऐसे खत्म करना पड़ेगा। एक सेकंड आप सबके सवाल हो गए, ये आप सबके सवाल हो गए, आप सबके सवाल हो गए, प्लीज प्लीज आप सबके सवाल हो गए, ये जनता के सवाल हैं सर, मुझे खत्म करना है। बस मैं कुछ सेकंड्स में आपसे जवाब चाहूंगी प्रोफेसर साहब। सवाल ये कि दूसरी लहर ने और ज्यादा परेशान कर दिया, कमर तोड़ दी जनता की, ठीक। अब तो तीसरे वेव को लेकर भी मैं देख रही हूँ कि हरियाणा में भी तैयारियां शुरू हो गई हैं, दूसरे राज्यों में भी तैयारियां शुरू हो गई हैं। यानी कि ये युद्ध जो है कोरोना काल वाली, ये अभी बहुत लंबे समय तक चलने वाला है। तो ये महंगाई की मार भी लंबे समय तक चलेगी। आप लोग इससे निजात नहीं दिलाने वाले। नहीं, निजात जब युद्ध ही आपने मान लिया, अगर या तो आप मत मानिए कि ये युद्ध नहीं है, ये युद्ध है। इस युद्ध से जीतना है हमने, और कमजोर मन से युद्ध नहीं जीते जाते। तो सर करना तो पड़ेगा ना, कोशिश तो करनी पड़ेगी ना महंगाई को कंट्रोल करने के लिए। युद्ध में सेनापति पर भरोसा करके एकजुट सिर्फ कोरोना के काम नहीं चलेगा सर, नहीं बिल्कुल वैसा ही हम हर दिन चीजों को बेहतर करने का प्रयास कर रहे हैं। हर दिन पिछले चलिए ठीक है, नहीं डिरेल मत कीजिए प्लीज प्लीज प्लीज, ट्रैक पर। तो ये कुल मिलाकर हम यहाँ पहुंचे हैं इस डिबेट के आखिर में कि अभी आगे काफी लंबे वक्त तक, जब तक हम कोरोना से जंग नहीं जीत जाते, तब तक शायद इसी तरह के हालात बने रहेंगे और महंगाई की मार हमें झेलनी होगी। कुछ ऐसा ही साउंड कर रहे थे अभी बीजेपी स्पोक्स पर्सन। हालांकि वो ये भरोसा दिला रहे हैं कि सरकार प्रयासरत है और गरीबों की मदद के लिए जो कोशिशें हो रही हैं, इस तरह की कोशिशें, ऐसे प्रयास आगे भी जारी रहेंगे। देखते हैं कि सरकार आगे इस पर क्या एक्शन लेती है, किस तरह से इस बिगड़ती हुई अर्थव्यवस्था को संवारती है, लोगों को महंगाई से निजात दिलाती है। पहुंचाते रहेंगे।